बच्चों, आज हम आपके सामने जो थीम लेके आए हैं वो है यूजीसी नेट और स्लेट से संबंधित शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है। उसको रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफी, शिक्षा और दर्शन का संबंध। इसके क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए? सही उत्तर के सामने राइट का निशान लगाइए। ठीक है। तो शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का क्या आधार होना चाहिए? आदर्शवादी, वैज्ञानिक, प्रकृतिवादी और प्रयोजनवादी। तो शिक्षा के उद्देश्य के लिए आदर्श विचारधारा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर जो अध्यापक होता है वो अपना स्वयं का आदर्श प्रस्तुत करके ही बालकों को शिक्षा दे सकता है और उसी से बालक सीखता है। यानी कि स्वयं को सिद्धांतवादी और आदर्शवादी होगा तभी बालक उससे सीखेंगे और उसकी सीख पर आगे बढ़ेंगे। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होता है आदर्शवादी। दूसरा क्वेश्चन है, यथार्थवादी कौन कौन सी भौतिक परिस्थितियों को आधार मानते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं? सही उत्तर के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। तो यथार्थवादी होते हैं यानी कि जो प्रैक्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो औद्योगिक उन्नति की और टेक्नोलॉजी की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो भौतिक भौतिक परिस्थितियों का आधार मानते हुए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो कौन सी परिस्थिति हुई इसमें से? औद्योगिक। संकुचित अर्थ में शिक्षा के व्यक्ति उद्देश्य कौन कौन से होते हैं? अब संकुचित यदि अर्थ में देखा जाए यानी कि आत्माभिव्यक्ति, यानी कि व्यक्ति को स्वयं को इस चीज का आभास हो जाए। ठीक है। स्वयं का ही, तो संकुचित अर्थ में व्यक्ति स्वयं तक सीमित रख रहा है, स्वयं ही आभास कर रहा है। शिक्षा से शिक्षा का, अंतरात्मा का, ईश्वर से लगन का, सबका आभास वो खुद ही कर रहा है। तो उसमें आत्मा अभिव्यक्ति हो जाए, उसके स्वयं का आभास हो जाए, स्वयं की अनुभूति हो जाए उसको। ठीक है ना। अगला है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो हर सब्जेक्ट के माध्यम से बालक को सिखाती है। साइंस के माध्यम से उसे प्रैक्टिकल ज्ञान सिखाती है, और गणित के माध्यम से उसे आर्थिक ज्ञान सिखाती है, और सामाजिक के माध्यम से बालक को समाज में रहना सिखाती है। भूगोल के माध्यम से मिट्टी, पर्वत, वायु, आकाश, वर्षा और तापमान, जलवायु आदि के बारे में सिखाती है। और सभी सब्जेक्ट वो बालक को कुछ न कुछ सिखाते हैं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो शिक्षा के निम्न उद्देश्य देखते हैं। तो शारीरिक विकास है, या शिक्षा से शारीरिक विकास करती है। व्यवसायिक उद्देश्य है, जीवन की पूर्णता का उद्देश्य है, नैतिक उद्देश्य है। तो शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो बालक को जीवन की पूर्णता की ओर ले जाती है। उसे सिखाती है कि उसको पूरा जीवन उस तरह से किस तरह अपने नियम और कानून और अपने उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति में लगाना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ते हुए सबसे तालमेल बना के जीवन जीना चाहिए। इसलिए जीवन की पूर्णता का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग कहता है कि भारतीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली है, तो हमारे यहाँ जो बालक है, अगले जो आज के बालक है कल के नागरिक है। इसलिए जनतांत्रिक नागरिकता का विकास करना यहाँ की शिक्षा सिखाती है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है जनतंत्र को सुदृढ़ करना। कोठारी आयोग का अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम अन्य कक्षाओं में पढ़ते हैं तो कोठारी आयोग में दिया गया है कि बालक अपनी शिक्षा को पूर्ण करके उससे अपने जीवन में फायदा उठा सके, कुछ व्यवसायिक रूप से जुड़ सके, या नौकरी प्राप्त कर सके, या सरकारी में या निजी में किसी भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ सके। तो जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने का उद्देश्य इसमें कोठारी आयोग में होता है। निम्नलिखित में
दर्शन के विभिन्न अर्थ दिए गए हैं, सही उद्देश्य कौन सा है? दर्शन ज्ञान के प्रति प्रेम है। शिक्षा और दर्शन के संबंध में सही विचार क्या है? तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है, क्योंकि जब जब बालक को शिक्षा होगी तभी उसे वो दर्शन की ओर उसका झुकाव होगा, और दर्शन होगा तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में घनिष्ठ संबंध है। कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध मानता है? वो है आदर्शवाद। आदर्शवादी एक ऐसा अ, वाद है या ऐसा विचार है जो पाश्चात्य दार्शनिक संप्रदाय शिक्षा और दर्शन में सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध बताता है। प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता न मिलने पर आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? जीवन लक्ष्यों को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। कौन सा व्यक्ति सफल है जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर बहुत कुछ संतोष प्राप्त कर लिया है? आप सर्वाधिक किस सिद्धांत से सहमत हैं? योग्यता एवं प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होते, इसलिए हमें हमेशा मेहनत करती रहना चाहिए, कुछ न कुछ अर्जन करते रहना चाहिए, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, बराबर कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। जीवन को सुखी बनाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या बात है? तो सामर्थ्य के अनुसार कार्य एवं संतोष, यानी कि जीवन को यदि सुखी बनाना है तो हमें हम अपने आप को पहचानना होगा कि हमारी कितनी सामर्थ्य है, हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं, कितना कार्य कर सकते हैं। तो उतना कार्य कर पाने पर हम संतोष का अनुभव करेंगे कि हाँ, हमने इतना टारगेट बनाया था और इतना पूरा कर दिया। तो जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामर्थ्य के अनुसार कार्य हो और उससे संतोष की प्राप्ति हो। आपका मित्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर भी अभी तक नौकरी नहीं पा सका है, आपके विचार से उसके प्रयासों में कहीं न कहीं कमी अवश्य है। जीवन में सफलता का कारण क्या है? सफलता है कठोर परिश्रम और मध्यम व्यवसाय, यानी कि व्यक्ति बहुत परिश्रम करे और अध्ययनरत रहे। जीवन क्या है? जीवन एक आशाओं का भंडार है। जीवन आशाओं का भंडार है। इंसान को कभी भी अच्छी आशाएं छोड़नी नहीं चाहिए, और कुछ न कुछ प्राप्ति के प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। जितना उम्मीद लगा के व्यक्ति चलेगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, जब तक उसमें आशा और उम्मीद बनी रहेगी तब तक वो जीवन आगे बढ़ाने की ओर प्रयासरत रहेगा। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन आशाओं का भंडार है। जीवन में सफल होने पर आपको क्या सोचना चाहिए? आप भगवान की कृपा से सफल हुए हैं। कहा जाता है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ा चढ़ाकर करते हैं। क्या करते हैं? हम जब अभी हमें कोई चीज़ मिल जाती है तो हम कहते हैं नहीं, ये तो हमारा तो भाग्य बहुत तेज है। हमने जो बहुत मेहनत की थी, या इस तरीके से हम कहने लग जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा भाग्य, यानी कि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, क्योंकि हम अपने प्रयत्नों का मूल्यांकन बढ़ा चढ़ाकर करते हैं। बेईमान व्यक्ति ही जीवन में सुखी कहे जाते हैं, क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अपनी बेईमानी छिपाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ता है। प्रोन्नति के बारे में सही व्याख्या कीजिए। प्रोन्नति कठिन परिश्रम से, प्रोन्नति यानी कि उन्नति, प्रमोशन, ये किससे मिलता है? कठिन श्रम से ही मिलता है। इसके लिए मेहनत और प्रयास करता है व्यक्ति, तभी उसकी उन्नति होती है। किसी व्यक्ति की व्यावसायिक परिपक्वता पर सफलता किस पर निर्भर करती है? अपनी प्राथमिकताओं का अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के अनुसार निश्चय करना। अपनी प्राथमिकता क्या है? समय अनुसार, कालानुसार, वर्थ
वक्त के अनुसार और वर्तमान समय को देखते हुए हमें हमारी प्राथमिकताओं तय करता रहना चाहिए। जिससे ये होता है कि हमें हमने प्राथमिकताएं तय कर ली कि कौन-सी हमारे अंदर क्षमताएँ हैं और कितनी सीमाओं के अंदर रहकर हम कौन-सा काम कर सकते हैं, ये हम तय करना सीख गए, तो हम कभी भी डिफीट नहीं खाएँगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो अपनी प्राथमिकताओं का अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के अनुसार निश्चय करना। मनोविज्ञान का ज्ञान हमें क्यों आवश्यक है? क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों से मानव व्यवहार को समझने के लिए, जीवन की विभिन्न समस्याओं के निवारण के लिए, मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें मनोविज्ञान का ज्ञान हुआ तो हम परिस्थितियों को समझ पाएँगे। दूसरी हम समस्या को समझ जाएँगे तो उसका निवारण के बारे में भी सोचेंगे और यदि समस्या का निवारण ही हो गया तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आप एक उच्च अधिकारी हैं और विवाहित भी। आपके छोटे भाई-बहन हैं जो पढ़ रहे हैं और आप पिताजी की आय आपसे कम है। आप क्या करेंगे? बड़े बेटे के रूप में अपने माता-पिता की हर संभव सहायता करेंगे। आज के तनावपूर्ण जीवन में सहज रहने के लिए क्या आवश्यक है? अवकाश का समय निकालकर कोई भी इंडोर या आउटडोर खेल आपकी आवश्यकता के अनुरूप खेलें। अपनी रुचि का साहित्य पढ़ें। मन बहलाव के लिए रोज के अपने काम से हटकर दूसरों का कोई काम करें या उपयुक्त में से कुछ भी। कोई भी काम हम कर सकते हैं तनावपूर्ण जीवन से हटने के लिए। खेल सकते हैं, साहित्य पढ़ सकते हैं या रोज जो काम कर रहे हैं उससे हटकर कोई नया काम कर सकते हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद कौन लोग सुखी होते हैं? जिनके पास धन होता है, जो स्वस्थ होते हैं, सक्रिय होते हैं, जो समय के साथ बदलते रहते हैं, वही सुखी होता है। यदि कोई समय के साथ नहीं बदलता है, परिस्थिति और समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पता है, तो वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। इसलिए उसे परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और धन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो जब उसका रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद सभी चीज़ होनी चाहिए, धन भी होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए, व्यक्ति सक्रिय होना चाहिए, यूँ नहीं कि बीमारियों का भंडार हो और बिस्तर पकड़ के बैठ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और सक्रिय होना चाहिए और समय के साथ बदलता हुआ होना चाहिए, नए विचारों को ग्रहण करने की आदत उसमें होना चाहिए। कोई व्यक्ति सफल है। ठीक है? जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अपनी सीमा और असफलताओं को स्वीकार करके अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? जो अपनी सीमा और असफलता को स्वीकार करे। किसी चीज़ से असफल हो जाए तो उस पर परेशान नहीं हो कि हम बस असफल हो गए, अब जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने असफलता की मेरी असफलता के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य रहा है, अगली बार अगले प्रयास में मैं सफल ज़रूर होऊँगा। तो उनका अपनी सीमा और असफलता को स्वीकार करके अपनी अगली योजना को क्रियान्वित करना चाहिए। निम्नलिखित दार्शनिक शाखा और शिक्षा पर उनके प्रभाव के जोड़े बनाइए। दार्शनिक शाखा है शिक्षा पर प्रभाव। तत्वविद्या, आदर्श और लक्ष्य। समाज दर्शन, सामाजिक लक्ष्य। ज्ञान शास्त्र, पद्धतियाँ और मूल्य शास्त्र है पाठ्यक्रम। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है शिक्षा के पहलू और उसको प्रभावित करने वाली दर्शन की शाखा के जोड़े बनाओ। शिक्षा का पहलू और प्रभावित करने वाली दर्शन की शाखा। आदर्श और लक्ष्य, इसका है तत्वविद्या, पाठ्यक्रम, मूल्यशास्त्र, पद्धतियाँ, ज्ञान शास्त्र, सामाजिक योगदान, समाज दर्शन। सत्य असत्य बताइए। शिक्षा समग्र विकास है। क्या है शिक्षा? समग्र विकास है, हम पढ़ते आ रहे हैं हर चीज में। इस शिक्षा से समग्र विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, तो ये सत्य है। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। शिक्षा की एक दूरी है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम।
इसके इर्द गिर्द पूरी शिक्षा चलती है। तो ये असत्य है कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए शिक्षा। कौन सी मानी गई है? बालक केंद्रित। तीसरा है शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। बिल्कुल सत्य है। मानव हर क्षण हर समय किसी न किसी से कहीं न कहीं ज़रूर सीखता रहता है, तो शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है, ये सत्य है। अगला चौथे नंबर का, दर्शन का शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। दर्शन का बिल्कुल शिक्षा से सरोकार है, हम पढ़ के निपटे हैं अभी इस चीज़ को। तो दर्शन हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इसी से हम नियम, सिद्धांत, आदर्श का व्यवहार करते हैं। इसलिए दर्शन का शिक्षा से सरोकार है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है दर्शन का शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। तो ये लाइन गलत है, असत्य है। पांचवा है दर्शन शिक्षा के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है। बिल्कुल सत्य है। दर्शन से ही हम हमारा जीवन पूरा प्रभावित होता है। हम शिक्षा जो ग्रहण करते हैं वो भी प्रभावित होती है। तत्व विद्या शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करती है। ये सत्य है या असत्य है? तो तत्व विद्या शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करती है, ये बात सर्वगुण सत्य है। सातवां है ज्ञान शास्त्र शिक्षा की पद्धतियां निर्धारित करता है। तो ये भी सत्य है कि ज्ञान शास्त्र शिक्षा की पद्धतियां निर्धारित करता है। आठवां है सभी शिक्षा शास्त्री दार्शनिक रहे हैं। ये भी सत्य है कि अधिकांश शिक्षा शास्त्री दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने उच्च स्तर के लेवल पर अपनी सोच और अपने विचार प्रकट किए हैं। सभी दार्शनिक शिक्षा शास्त्री होते हैं। तो ये भी सत्य है। शिक्षा को दर्शन शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है। इस शिक्षा का दर्शन शास्त्र बिल्कुल लेना देना है। दर्शन पे ही पूरी शिक्षा आधारित है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि शिक्षा को दर्शन शास्त्र को कुछ लेना देना नहीं है, ये असत्य है। ठीक है, ये यहाँ पर टॉपिक पूरा होता है। अगले टॉपिक को लेकर फिर आपके सामने आते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।